समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसका उद्देश्य समाज में संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करना होता है। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब उससे आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भावना उपाध्याय, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज, कुशलगढ़। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की विधियों की। यह हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया एकदम सीधे तरीके से नहीं चलती। कभी कभी तो लोग बहुत कुछ सीखने के लिए आसानी से तैयार होते हैं, तो कभी कुछ लोग सीखने से बहुत दूर भागते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सीखने की प्रक्रिया का विरोध भी करते हैं। विभिन्न समाजों में प्रचलित समाजीकरण के तरीकों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि समाज अपने सदस्यों को सिखाने के लिए दो तरीकों को अपनाता है, जिसे ब्रूम और सेल्ज़निक ने दमनकारी समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण कहा है। जैसे किसी समाज में कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो समाज उसको दंडित करने का प्रयास करता है। जैसे बच्चे घर में गलत हरकत करते हैं तो माता पिता उनको डांटते या मारते पीटते हैं। कभी कभी माता पिता सिखाने के लिए बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं, ताकि लालच के कारण बच्चे अच्छा आचरण कर सकें। जब समाजीकरण का माध्यम दंड और भौतिक पुरस्कार होता है तो उसे दमनकारी समाजीकरण कहा जाता है। दमनकारी समाजीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें आज्ञाकारिता, अनुशासन और प्रभुत्व के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है। आदेशों का संचार माता पिता से बच्चों की ओर होता है। बच्चों का व्यवहार आदेश और भय से संचालित होता है। यह समाजीकरण माता पिता केंद्रित माना जाता है। इससे अलग सहभागी समाजीकरण वह होता है जिसमें बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने की काफ़ी छूट दी जाती है। माता पिता अपने बच्चों को डांट फटकार या आदेश के द्वारा नहीं सिखाते, उसे गलत आचरण करने पर दंडित भी नहीं किया जाता। बच्चे सामान्य रूप से स्वेच्छा से ही व्यवहार करते हैं। उनके ऊपर बाहरी नियंत्रण कम से कम होता है और कोशिश यह होती है कि बच्चे अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर सीखें। इसलिए सहभागी समाजीकरण को संतान केंद्रित समाजीकरण माना जाता है। इन दोनों ही समाजीकरण को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर बच्चा आग को छूना चाहता है तो उसे छूने दिया जाता है। माता पिता यह सोचकर छूने देते हैं कि अगर एक बार हाथ गलती से जल जाएगा तो बालक भविष्य में आग छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके विपरीत एक दूसरी स्थिति यह होती है कि जब बच्चा आग को छूने की कोशिश करे तो माता पिता उसे डांटने फटकारने लगे। पहली प्रक्रिया को सहभागी समाजीकरण और दूसरी प्रक्रिया को हम दमनकारी समाजीकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं समाजीकरण के स्तर की। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्योंकि यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए काफ़ी लंबी होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने इस पूरी प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसके आधार पर हम इसके समाजीकरण के स्तर को समझ सकते हैं। समाजीकरण के ये 4 स्तर हैं। मौखिक स्तर, द ओरल स्टेज, गुद स्तर, द एनल स्टेज, मातृरति स्तर, द ऑडिपल स्टेज और किशोरावस्था या एडोलेसेंस। पहली 3 प्रकार के जो स्तर हैं उसमें समाजीकरण का मुख्य अभिकरण परिवार होता है। बच्चे अपने जीवन की अधिकांश चीज़ों के बारे में अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं। चौथे स्तर में द्वितीयक सामाजिक समूहों का महत्व बढ़ जाता है। व्यक्ति परिवार से बाहर के लोगों से कुछ ज़्यादा सीखता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण के प्रथम स्तर के बारे में। प्रथम स्तर है मौखिक स्तर या ओरल स्टेज। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है
वह उसी क्षण से बहुत प्रकार की परेशानियों और असुविधाओं का सामना करता है। वह अपनी संवेदनाओं को रोक चिल्लाकर या मुंह के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, क्योंकि उसमें उस वक्त भाषा का ज्ञान नहीं होता। चेहरे के हाव भाव और हाथ पैर चलाने के अलावा अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का उसके पास कोई भी दूसरा माध्यम नहीं होता। इस अवस्था में शिशु परिवार में सिर्फ अपनी माँ से ही संबंध स्थापित कर पाता है। बच्चा अपने आप को माँ से अलग नहीं कर पाता। माँ की गोद में उसे कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रायड ने इस तरह की स्थिति को प्राथमिक परिचय या प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहा है। इस अवस्था में जन्म से लेकर कोई 1-1.5 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को अपनी माँ से अलग करने में समर्थ नहीं होता और परिवार के अन्य सदस्य भी जो बच्चे के संपर्क में आते हैं उसे बालक अपनी माँ के ही रूप में देखता है। शिशु का अपनी माँ के साथ इतना गहरा लगाव हो जाता है कि किसी दूसरे के पास उसे जाकर अच्छा नहीं लगता। समाजीकरण का दूसरा स्तर आता है गुद स्तर या एनल स्टेज। दूसरा स्तर थोड़ा इस अर्थ में लंबा होता है कि यह लगभग 1 से 3 साल तक चलता है, पर इस अवधि की लंबाई समाज पर भी निर्भर करती है कि इस अवस्था में माँ अपने बच्चों को स्तन्य त्याग और शौच प्रशिक्षण देने का प्रयास करती हैं ताकि वह थोड़ा आत्मनिर्भर हो सके। इस अवस्था में बालक को बातचीत करने तथा चलने फिरने का भी ज्ञान कराया जाता है। थोड़ा बहुत शरीर की सफाई का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। बच्चा क्रोध, स्नेह, विरोध और प्रेम के भाव से परिचित होता है। इस स्तर में प्राथमिक परिचय की स्थिति समाप्त हो जाती है। वह माँ और अपनी भूमिका को स्वतंत्र रूप से देखने में काफ़ी समर्थ हो जाता है। बच्चा यह भी समझने लगता है कि माँ का संबंध सिर्फ उसी से नहीं है बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों से भी है, और बच्चे सिर्फ प्यार पाते ही नहीं बल्कि प्यार देने की भी कोशिश करते हैं। समाजीकरण का तीसरा स्तर आता है मातृरति स्तर। यह स्तर चौथे वर्ष से प्रारंभ होकर 12 से 13 वर्ष की आयु तक चलता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस चरण को ओडिपल संकट का काल कहा है। इस बारे में यह जान ले हम तो अच्छा रहेगा कि ओडिपल ग्रीक साहित्य का एक ऐसा किरदार था जो अनजाने में अपनी माँ से जिसने विवाह किया था, और इलेक्ट्रा एक ऐसी नायिका थी जिसने अनजाने में अपने पिता के साथ सहवास किया था। इन्हीं 2 किरदारों को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने यह बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन का यह एक ऐसा काल होता है जब पुत्र अपनी माँ की ओर आकर्षित होते हैं और उसे अपने पिता के प्रति द्वेष रहता है। ठीक इसके विपरीत पुत्रियाँ अपने पिता से प्रेम करती हैं और माता के लिए उनके मन में बैर भाव उत्पन्न होता है। पहली वाली स्थिति को हम मातृरति और दूसरी वाली स्थिति को हम पितृरति या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह स्तर ऐसा होता है कि इस समय तक आते आते बच्चों में यौन भावना इतनी विकसित हो जाती है कि वह अपने माँ या अपने पिता पर एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि उनके पिता या माता आपस में एक दूसरे को प्यार न करें। लड़कियां भी अपने पिता पर एकाधिकार चाहती हैं और उसे माँ से काफ़ी ईर्ष्या होती है। इस अवस्था में यौन भेद का बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके प्रति सहज आकर्षण होता है। इसलिए वह अपने दोस्तों के संपर्क में आकर थोड़ा बहुत यौन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी समाज में यौन के बारे में कितना खुलापन है। विकसित देशों में बच्चे इस संबंध में कुछ ज़्यादा ही जानकारी रखते हैं। अब आता है समाजीकरण का चौथा स्तर या किशोरावस्था। किशोरावस्था मानव जीवन का एक संक्रांति काल है। इस स्तर में बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं। इस अवस्था में
लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन भी स्पष्ट होने लगते हैं। यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव भी देखने को मिलते हैं। वो अपनी बायोजेनिक मोटिवेशन के अनुरूप अपने व्यवहार करने और मनोभावों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें अपने परिवार में कम और दोस्तों के बीच कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इस अवस्था में बच्चे के आत्म का विकास पूरा हो जाता है। निम्न वर्ग के बच्चों को पारिवारिक समस्याओं का इतना अधिक सामना करना पड़ता है कि वे परिवार के लिए थोड़ा बहुत कमाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस स्तर में मध्यम एवं उच्च वर्ग के बच्चे स्कूली शिक्षा समाप्त करने की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में कुछ बच्चों को मौज मस्ती या नशीली वस्तुओं के सेवन का भी शौक हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज और संस्कृति के बारे में इतना कुछ सीख लेता है कि वह लगभग स्वतंत्र होने की स्थिति में आ जाता है। इन 4 चरण या 4 स्तरों के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती या रुकती नहीं है। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह जीवन भर चलती है। इसलिए यह अवश्य है कि समाजीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता जीवन की इन अवस्थाओं की तुलना में इन 4 अवस्थाओं में काफ़ी तेज होती है। प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। उन्हें माता पिता की भूमिका से कुछ कदम आगे चलकर दादा दादी, ससुर, नाना नानी आदि कई रूपों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। जहाँ कहीं भी व्यक्ति अपने जीवन के लिए काम करता है, वहाँ भी उन्हें अपने सहकर्मियों और सहयोगियों की हैसियत से विभिन्न भूमिकाएं निभानी पड़ती है। इन भूमिकाओं को निभाने के लिए लोगों को कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी अपने कार्य के संपादन से भी अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार व्यक्ति का समाजीकरण आजीवन चलता रहता है और वह कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। फर्क सिर्फ सीखने की मात्रा का है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में समाजीकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार नहीं मिलता। वह समाज और अपने लोगों के संपर्क में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तित्व का विकास कोई जैविकीय प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे धीरे इसका अर्जन करता है। इस प्रक्रिया में समाजीकरण के विभिन्न अभिकरणों की भूमिका होती है, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। यह कहना गलत नहीं होगा कि संपूर्ण समाज ही समाजीकरण का अभिकरण या एजेंसी है। यानी जितने भी लोग किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उन सभी से वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इसलिए समाजीकरण के बहुत सारे अभिकरण होते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे अभिकरण जरूर हैं जो विश्वव्यापी स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जहां जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत होता है और वहीं उनका मुख्य रूप से समाजीकरण होता है। समाजीकरण का पहला अभिकरण या एजेंसी होती है परिवार। समाज का निर्माण और उसकी निरंतरता परिवार के द्वारा ही संभव होती है। समाज के नए सदस्य सबसे पहले किसी न किसी परिवार में ही आते हैं। इसलिए व्यक्ति सबसे पहले अपने समाज और संस्कृति के बारे में परिवार में ही सीखता है। बोलना, खड़े होकर चलना, ढंग से रहना, वस्त्र पहनना, विभिन्न प्रकार के लोगों से व्यवहार करना, ये सभी संबंध सबसे पहले वह परिवार में सीखता है। इसलिए परिवार को मानव जीवन की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। परिवार में व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपनी माँ से सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में माँ की इतनी भूमिका होती है कि जिसकी छाप जीवन भर व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देती है।
परिवार ही है जो समाज और व्यक्ति के बीच में एक अहम कड़ी का काम करता है और व्यक्ति को समाज से परिचित कराता है। समाजीकरण की दूसरी एजेंसी है मित्रों का समूह या पीयर ग्रुप। बालक जब खेलने लायक हो जाता है तो वह दोस्तों की तलाश करता है। धीरे धीरे उसके एक मित्र मंडली का निर्माण हो जाता है जो पड़ोस या स्कूल के बच्चों के साथ में वह खेलता है। तब वहाँ भी वह सीखता है। वहाँ फटकार, झगड़ा, प्रतियोगिता जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से वह अप्रत्यक्ष रूप से रोज़ कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ वैसी भी चीज़ें सीखता है जिसके बारे में माता पिता बच्चों को कभी नहीं बताते। अपने मित्र समूह में अंतःक्रिया के द्वारा वह बहुत प्रकार की दुनियादारी की चीज़ों के बारे में सीखता है। बहुत सारे जनजातीय समाजों में युवा गृह या डॉर्मिटरी की व्यवस्था होती है, जहां लोग अपने मित्र समूहों में बहुत तरह के जीवन उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन समाजों में शिक्षा की थोड़ी कमी होती है या जो समाज आर्थिक रूप से अधिक विकसित नहीं होते, उन समाजों में समाजीकरण के क्षेत्र में मित्र समूह का बहुत ही अहम भूमिका होती है। पड़ोस भी व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बड़े नगरों में विभिन्न मोहल्लों में कई छोटे समूह होते हैं जो पड़ोसी कहे जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यदि गांव का आकार छोटा है तो पूरा ग्रामीण समुदाय ही पड़ोस का रूप ले लेता है। हर मोहल्ले या कस्बे की अपनी एक उप संस्कृति होती है जिसे परिवार से बाहर निकलने पर बालक सबसे पहले महसूस करता है। आसपास में जो धार्मिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं उसका वहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस ढंग के परिवेश में रहता है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है। यदि किसी मोहल्ले में चोर, उचक्के, बदमाशों की एक बड़ी संख्या है तो उस मोहल्ले के बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनने में काफ़ी परेशानी होती है। शिक्षा भी व्यक्ति के समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय और महाविद्यालयों के द्वारा बच्चों को अपने समाज और संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। समाजीकरण में स्कूली शिक्षा भी उतनी ही अहम होती है जितनी माता पिता की भूमिका। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक, शिक्षिकाएं, सहपाठी और पुस्तक, इन चीज़ों से मिलने वाली शिक्षा एक वातावरण तैयार करती है जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बहुत अधिक पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसकी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षण संस्थानों में हुई है। राज्य भी व्यक्ति के समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाता है। सभी राज्य यही चाहते हैं कि उनके नागरिक या निवासी उस राज्य के नियमों, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करें। इसलिए राज्य समाचार पत्रों, चलचित्रों, विज्ञापनों, शिक्षण संस्थानों, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से राज्य में रहने वाले विभिन्न लोगों का समाजीकरण करने का प्रयास करते हैं। राज्य अपने समाज की लोक संस्कृति और कलाओं को संरक्षित और प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। इनका उद्देश्य एक ही होता है कि लोग अपने समाज और संस्कृति की विरासत के बारे में जानें। जो लोग राज्य के नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, समाज उन्हें अनुसरण करने के लिए मजबूर करता है और राज्य के नियम और कानूनों के द्वारा उनकी पालना सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इनके अतिरिक्त जनसंपर्क के साधन भी समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों का जनजीवन काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होता है। इनके माध्यम से लोगों की मनोवृत्तियों और विचारों का निर्माण होता है। इन माध्यमों के द्वारा परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। इनके सहारे पढ़े लिखे लोगों के बीच उनकी संस्कृति और समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के
भूले बिसरे विचारों को उजागर किया जाता है, जिनके आधार पर लोग अपने सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में निर्णय लिया करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण के इन अभिकरणों से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है, यह हमें नहीं मानना चाहिए। इन बाहरी अभिकरणों के साथ ही व्यक्ति के स्वयं का स्व भी उसके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के वातावरण मिलकर ही किसी व्यक्ति को एक योग्य व्यक्ति बना सकते हैं और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे।